हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख रहे होंगे। और ये जो सॉल्यूशन है ये आरबीएससी फिजिक्स के मॉडल पेपर का है। ठीक है, आरबीएससी आपका जो राजस्थान बोर्ड है उसका फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है 2025 वाला। ठीक है, 2025 मॉडल पेपर। ठीक है, उसका सॉल्यूशन है। और अपन देखो इस वीडियो में मेनली अपन सेक्शन ए कवर करेंगे और इन अपकमिंग वीडियोज़ वी विल कवर सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी ऑल्सो। ठीक है, और बाकी आज की इस वीडियो में हम सेक्शन ए इसलिए कवर कर रहे हैं केवल क्योंकि देखो सेक्शन ए कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऑल। ठीक है, और जो आपके सेक्शन ए है मेनली बहुत सारे बच्चों को सेक्शन ए में ही दिक्कत आती है क्योंकि वो बी सी डी इनमें जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नोट से होते हैं, तो उसमें ढूंढने में कुछ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका दे रखा जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दोनों मीडियम में होने वाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आर त्रिज्या के एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसकी सतह के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस। अब देखो क्या कह रहा है कि एक आपका गोलीय खोल है, उसमें ई की वैल्यू पूछ रहा है कि किसी भी पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होती है। आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे गोलीय खोल के अंदर जो होता है स्फेरिकल सेल के अंदर जीरो होता है आपका ई का मान। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान, तो ये आपका शून्य हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड टाइप है। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश के निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, इसमें दिखा रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम 1 कूलाम चार्ज। देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अपन गाउस लॉ के अनुप्रयोग के हिसाब से चलेंगे तो देखो जो गाउस लॉ आपका कहता है, सॉरी, तो ये आपका जो फाई का मान हो जाता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे भी विद्युत फ्लक्स का मान आएगा वहाँ पे गाउस लॉ को अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका पता है समेसन ऑफ क्यू, इसमें जितने समूह क्यू के वैल्यू होंगे उसको सबको अपन जोड़ देंगे चार्जेस के वैल्यू। अब क्यू इक्वल टू आपको पता है ये वैल्यू दे रखी है 1, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप देख लो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे है, तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको कह रहा है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र निम्न में से नहीं है। ध्यान रखना कि क्या पूछा गया है। द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि कौन सा नहीं है। अब देखो यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c ये होता है फॉर्मूला, ये राइट है। ठीक है, ये राइट है। ये जो फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू 1/2c² वी, ये गलत है। देखो ये फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला ये होता है यू इक्वल टू 1/2 c v का स्क्वायर होता है। ठीक है, बस उसको चेंज कर दिया गया तो कन्फ्यूज करने के लिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग है। तो आपका रॉन्ग ऑप्शन पूछेगा तो ये राइट हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर दिया। और एक यू इक्वल टू 1/2 QV भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं किसी चालक में नेक्स्ट किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसकी चालकता के, ठीक है, क्या कह रहा है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ताप में वृद्धि होने पर घटता है, तो नहीं ऐसा नहीं होता। ताप बढ़ाने पर आपका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आकृति पर निर्भर नहीं करता परंतु केवल उसके आयतन पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वृद्धि होने पर बढ़ता है, नहीं ये भी गलत है। चालकता में वृद्धि होने पर घटता है, यस चालकता के वृद्धि होने पर घटता है। तो मैं एक बार इंग्लिश में बताता हूँ, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत नहीं, सही नहीं है। लाइक टेम्परेचर जैसे अपन बढ़ाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप बट डिपेंडेंट ऑन ओनली इट्स वॉल्यूम, तो नहीं ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये भी सही नहीं है। तो आपका जो लास्ट वाला है डिक्रीज विद इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब देखो इसमें जो कह रहा है कि एक विद्युत आवेश है क्यू, नियत वेग v दे रखा है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रफल b दे रखा है के लंबवत है। याद रखना, तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे 90 डिग्री हो जाती है, पता है ना आपको। द एनी इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज मूविंग विथ यूनिफॉर्मली वेलोसिटी v परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने फॉर्मूला में जो साइन थीटा आता है, ठीक है, तो अपन जो क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी ना आपका हो जाएगा क्यू इक्वल टू वी, साइन थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, साइन थीटा 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, वो देख लें, साइन थीटा इक्वल टू क्यू वी आता है आपका। देखो इसमें क्या कह रहा है, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा सापेक्ष चुंबकशीलता में संबंध है। अब देखो इसमें जो आपका हो जाएगा आपका यू आर की जो वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है, इसमें देखो एक फॉर्मूला होता है एक्सएम प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक्सएम की वैल्यू पूछ रखा है एक्सएम की, तो ये हो जाएगा यू आर माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन हो तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं।
तो प्रेरकत्व में की बीमा पूछ रखा आपका, ठीक है। तो प्रेरकत्व द डायमेंशन ऑफ इंडक्शन, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपकी वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो फॉर्मूला आपका होता है ई इक्वल टू माइनस का एल डी आई डी टी, ठीक है। और फर्दर इसको एल ले लोगे तो ये हो जाएगा ई डी आई डी टी, ठीक है। ये आप माइनस करेगा तो अपन निकालते हैं वैल्यू यार, तो ये हो जाएगा M2 हो जाएगा, M1 सॉरी, M1 हो जाएगा, L आपका 2 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, और आपका अमीटर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे T आ जाएगा आपकी वैल्यू, ठीक है, T1, और अपोन में आ जाएगा आपका अमीटर, ठीक है। ये -1 है, ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपका ये हो जाएगा M1 L2 T-2 और अमीटर स्क्वायर सेम -2, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है नेक्स्ट आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया। देखो इसमें क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड फ्लक्स, दिस लॉ इज गिवन बाय, तो ये फैराडे के द्वारा लॉ दिया गया था, ठीक है। तो फैराडे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसमें दे रखा है 25 mH के शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ में प्रेरित्व प्रतिघात होगा, प्रेरकीय प्रतिघात, सॉरी, हाँ। अब उसके बाद इंग्लिश बात करते हैं, द इंड्यूस ऑफ 25 mH इन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी सोर्स इज 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपका फॉर्मूला होता है XL इक्वल टू WL या फिर 2πf और L, ठीक है, इंटू L। अब देखो इसमें सिंपल सी वैल्यू पुट करते जाओ तो आपका जो वैल्यू दे रखा है ये हो जाएगा आपका 2 इंटू आपकी जो पाई की वैल्यू हो जाएगी 1.3 इंटू 14 इंटू आपका जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपका वो हो जाएगा 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका 50 दे रखा है, 50 इंटू L की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा 25, ये रहा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। MH में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा। मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, 1.4 इंटू 14 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻3, इसको कन्वर्ट कर लेना, मैंने कन्वर्ट करके दे दिया। तो इसको सॉल्व कर लोगे आपका कैलकुलेटिव, तो ये कैलकुलेशन ये आपका वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में उपयोग होता है, तो जल शोधन में आपको जीवाणुओं को मारने में क्या उपयोग होता है ये पूछा है। द वेव्स यूज टू किल बैक्टीरिया इन वाटर प्योरिफिकेशन आर, तो ये पराबैंगनी तरंगों का यूज होता है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। वायु के सापेक्ष हीरे का क्रांतिक कोण होता है, लाइक क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है डायमंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एयर, तो ये होता है 24.41 डिग्री, याद रखिए, ठीक है। वेल्स का नियम पूछ रखा है आपके पास गणितीय रूप, तो ये आपका हो जाता है I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का रूप नहीं है इसमें, लाइक सेम अगर अगेन उस टाइम पे जो फॉर्मूला दिया हुआ था कि आपका जो उसमें पूछ रखा था कौन सा नहीं है, इसमें भी सेम 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें भी पूछ लिया है कौन सा नहीं है। अब देखो याद रखना, इसमें फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, याद रखना। HB इक्वल टू होता है θ0 प्लस K max, और यहाँ पे K max की जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल टू होती है EV0 और 1/2 mv² मैक्स, ठीक है। अब देखो एक और इसमें फॉर्मूला होता है HB इक्वल टू HB0 प्लस K max। अब देखो अब इसमें ना बस वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर निकलते जाएगा, लाइक इसको लेते हैं, ठीक है। तो अपन K max की वैल्यू डाल देते हैं एक बार, HB इक्वल टू φ0 प्लस K max की जगह पर अपन ये रख देते हैं EV0 रख देते हैं, तो एक अपने पास आ गया HB इक्वल टू φ0 प्लस EV0, ठीक है। अब देखो इसमें देखो कुछ वैल्यू मिल रहा है ऐसा, हाँ, तो यहाँ पे अपने को मिल रखा है EV0 की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा HB माइनस φ0, ठीक है। ये आपका आंसर तो राइट हो गया, एक ये वाला आंसर आपका मैच हो गया, तो ये राइट हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले को लेते हैं, इसमें भी कुछ वैल्यू डालते हैं और इसमें चीज़ें छेड़ते हैं, या फिर इसमें ना एक बार ये भी कर दो यार, रुको पहले इसी को लेते हैं, रुको इसी में ना एक सेकेंड, इरेजर का जब ऑप्शन है तो अपन इरेज कर देते हैं,
इसी फॉर्मूले में ना वापस एक और चीज़ अपन करते हैं। एक पॉइंट तो हो गया ये, दूसरा पॉइंट ना इसी में एक चीज़ और करो कि एक बार ना एच वी इक्वल टू के मैक्स की वैल्यू 1/2 डाल दो, 5 नॉट प्लस 1/2 mv² मैक्स, ठीक है। अब देखो ऐसी कोई वैल्यू है क्या, एच वी इक्वल टू, हाँ ये रहा ना, देखो तो ये भी राइट हो जाएगा। अब अपन आते हैं, अब इसके अंदर डाल दो वैल्यू, जो सेकंड फार्मूला था ना इसके अंदर, एच वी इक्वल टू ई वी नॉट प्लस के मैक्स, तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो, तो एच वी इक्वल टू हो जाएगा ई वी नॉट प्लस हाफ mv² मैक्स, ठीक है। अब देख लो इसे कोई वैल्यू है, तो इसमें इसको उल्टा करके दे रखा है, एक्शन इसमें डाल दो एक बार, रुको। अरे यार ई वी नॉट नहीं था यार, एच वी था ये, सॉरी एच वी नॉट था ये, ठीक है, एच वी नॉट। तो ये इधर इसको इस साइड करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा मैच कराने के लिए। रुको मैं इसको बस कर दिया सही। अरे यार कभी कभी ना सिस्टम भी धोखा देने लग जाता है। एच वी और इसको माइनस में, इधर माइनस में कर लो, एच वी नॉट, ठीक है, इक्वल टू हाफ mv² मैक्स, और इसको एक बार ये कॉमन ले लोगे तो एच वी नॉट इक्वल टू हाफ mv² आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका मैच हो गया। बाकी जो आपका नहीं है तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछा था उसमें कि कौन सा नहीं है, तो हमने बता दिया। अब देखो इसमें पूछेगा हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 eV है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, अब देखो द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 eV। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्टेट इज, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के इक्वल टू माइनस एनर्जी के वो होता है बराबर। अब देखो इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट -13 को टिक लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। अब देखो क्या करना, इसलिए कहता हूँ हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो गो विथ बेसिक्स, एक भी स्टेप मिस नहीं करना। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, हमारी लाइक मैथ इतनी अच्छी होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप, हमारे टीचर कहते हैं तुमको कितना भी कॉन्फिडेंस आ रहा हो लेकिन कभी भी स्टेप्स को मिस मत करना। अगर स्टेप्स को मिस करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, गलत होने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम जब भी होता है ना, हम एक स्टेप भी लिखते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, पता है कि हमें क्या होगा, लेकिन फिर भी हम उस स्टेप को लिखते हैं ताकि बाई चांस हमें दिमाग से कुछ भी ना उतरे। इसलिए कहता हूँ हमेशा उसके साथ चलो, गो विथ बेसिक्स। हमारे टीचर कहते ये रूल मैं आज तक फॉलो करते आ रहा हूँ, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है हमारी। अब बात करता हूँ के इक्वल टू माइनस, अपन ये माइनस, अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो -13.6, ठीक है। जो बच्चे कम, जो प्रैक्टिस नहीं करते ना, ये प्रैक्टिस मांगती है चीज़ें, तो 13.6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो पॉजिटिव वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो आप। नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में कुछ से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल। तो आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, वो जो करेक्ट हो जाएगा, लाइक ये गलत है। रदरफोर्ड मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व का स्थापित किया गया, ठीक है, लाइक कहाँ पे स्थायित्व कहाँ होता है उसको स्थापित किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उसको नहीं बताया जा सकता उसको, है ना, कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है। भैया देखो द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज स्टेबलाइज्ड बाय दिस मॉडल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाभिक संलयन में देखो नाभिक संलयन अभिक्रिया में 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा का मान होता है। देखो द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन फॉर 1 हाइड्रोजन हीलियम एटम, सॉरी, ठीक है। हीलियम एटम आर इज द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी इन दिस प्रोसेस, ठीक है, हो जाएगी 32.6 MVA। ये प्रैक्टिकल आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालक होता है, तो कुचालक होता है परम शून्य ताप पे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो निम्न में से तत्वग्राही अशुद्धि है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब देखो इसमें क्या होता है, जो 13 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे ग्राही उसमें आते हैं, ग्राही अशुद्धि में, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी में आते हैं। तो इसमें जो 13 ग्रुप में देखो तो इंडियम आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको आई थिंक आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी तो सारी चीज़ें आपको पढ़ के पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की साइड में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से उसके बाद 1 वर्ड वाले क्वेश्चन, उसके बाद ये वीडियो फिनिश करेंगे अपन। बात करते हैं, देखो बिल गीत निकाय का कुल आवेश सदैव
यहाँ पे क्या होता है, संरक्षित होता है, आपका हमेशा संरक्षित रहता है। लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, ठीक है। इसका धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो ये होता है कि मीटर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। ये हो गया। और उसके बाद है कि देखो एसआई यूनिट को करंट डेंसिटी, ध्यान रखना। एक धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके क्या संयोजन क्रम में, ठीक है, सॉरी संयोजन ही समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोधी शंट को जोड़ा जाता है। देखो इसमें लास्ट में जाके वो गैल्वेनोमीटर में लास्ट में पॉइंट आता हुआ है, द टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर अ स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आपके इसमें कनेक्ट किए जाते हैं, एक आर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें देखो अतिचालकता, ठीक है, अतिचालकता पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता, इसमें क्या कह रहा है, अतिचालकता, जिसमें भी मैग्नेटिक परमिबिलिटी आ जाए ना, तो ध्यान रखना इसमें जो एग्जाम की जो वैल्यू हो जाती है ना यार, वो हो जाती है आपकी -1, आई एम रियली सॉरी। अभी यहाँ पे क्या होगा कि यू आर की वैल्यू, आपको पता है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एग्जाम +1 हो जाता है, तो यहाँ पे जो यू आर हो जाएगा -1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, तो इसको यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक जो ऊर्जा होता है, द अल्टरनेटिव करंट जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू, तो ये जाएगा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है। शुद्ध धारिता परिपथ का गुणांक होता है, तो इसमें जो होता है ना, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना शक्ति गुणांक का, इसका, तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शक्ति गुणांक इसमें थीटा बराबर होता है आपके 90 डिग्री, तो ये जो कॉस्ट थीटा की वैल्यू हो जाती है वो 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाती है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ध्रुवन होता है, ध्रुवन ही वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ काट की प्रकृति की होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, अनुप्रस्थ काट, और यहाँ पे पोलराइजेशन इज फिनोमिना विच शोज द लाइट वेव आर, तो ये कौन सी वेव नेचर्स की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के, तो ये हो जाएगा समानुपाती, ठीक है, समानुपाती, समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नीचे लिख लेना आप। नेक्स्ट बात करते हैं थॉमसन मॉडल में परमाणु का आकार रदरफोर्ड मॉडल के परमाणुवीय आकार से, अब देखो क्या कह रहा है, द साइज ऑफ एटम ऑफ थॉमसन मॉडल इज डैश द एटम साइज ऑफ रदर मॉडल। अब देखो ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी के जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, जो आप चैप्टर नंबर 12 में निकालोगे एटम वाला, उसमें लास्ट में जाओगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका दिया होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा भिन्न नहीं होता है, ठीक है, भिन्न नहीं होता है, ध्यान रखना, नॉट डिफरेंट, यहाँ पे लिख लेना, नॉट डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक साइज, नॉट डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिफरेंट फ्रॉम, नॉट डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक साइज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। सीजियम गैलियम, ये कौन गुणधर्म इन चैनल बैंड के संयोजकता के बीच में अंतराल निर्भर करता है, देखो तो ये होता है चालकता, कंडक्टिविटी को दर्शाती है, ठीक है, चालकता, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं अब आपके वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है छोटे छोटे उनकी बात करते हैं, ठीक है। कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपकी परिभाषा लिखी हुई है, जो आपके दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उसके बीच की जो दूरी होती है उसी को आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस
इस डाइपोल, ठीक है। उसके बाद है आपका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसमें लिख रखा है 3 माइक्रोफैराडे के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। द कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैराडे कैपेसिटेंस इज कंडक्टेड पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल का जो फॉर्मूला हो जाएगा C1 C2 C2 C3 और ऐसे आपका चलता जाएगा जहाँ तक रहेगा। अब यहाँ पे 3 दे रखा है और 3 फैराडे का दे रखा है। देखो कह रहा है क्या 3 है और तीनों की जो वैल्यू है वो बराबर ही है, तो यहाँ पे रख दो, कैपेसिटर का वैल्यू निकाल दो। 3 माइक्रोफैराडे प्लस 3 माइक्रोफैराडे, 3 दे रखे, तो C1 C2 C3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 669 माइक्रोफैराडे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकीय संबंधित गाउस का नियम क्या होता था। लाइक अगर एकल ध्रुव अस्तित्व करता ना चुंबक के अंदर, तो उसके अंदर जो गाउस का लॉ है चुंबक संबंधित, वो कैसे मॉडिफाई हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, इसके बारे में पूछा गया। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट हाउ वुड द गाउसियन लॉ मैग्नेटिज्म इज मॉडिफाइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें अगर जो नॉर्मल रहता है तो आपका बंद गाउस का फ्लक्स जो होता है गाउसी लॉ वो होता है मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। वो होता है BD=0, ठीक है, डॉट के लिए। अगर ये इफ मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाता है तो आपका यहाँ पे 0 के बजाय Q0=QM के बराबर हो जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ों का मीनिंग लिखा हुआ है तो आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसको तो आप इग्नोर कर देना, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के। एम चुंबकीय आघूर्ण 2 तथा 2L लंबाई वाली छड़ चुंबक के केंद्र से r दूरी पर उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उसके चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए जबकि r ग्रेटर देन 2L हो, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ लोकेटेड ऑन एग्जिस्ट बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट m एंड लेंथ 2L एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट वाइल के लिखा r फार ग्रेटर देन 2L, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो आपका छोटा सा डेरिवेशन होता है, ठीक है। 2L इधर n ले लिया, इधर s ले लिया, चुंबक बिठा दिया, इसकी जो डिस्टेंस है वो 2L ले लिया, और ये जो डिस्टेंस है P के बीच Q के बीच, ये O और P के बीच वो हो गया R। अब अगर जो R है वो ग्रेटर देन है, ये जो वैल्यू है ये बड़ी है इस वाले वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि अबे देखो इसमें क्या कह रहा है कि अपने को ना वो बताना है A और B के ऊपर चार्जेस क्या आएंगे। तो अगर दिशा इस साइड रखें ना तो एक किसी को पॉजिटिव मान लेना, किसी को नेगेटिव मान लेना। तो एक को A पॉजिटिव दे दो, B नेगेटिव दे दो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, दर्पण के रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये लिख लेना फॉर्मूला, ये आपका मेजर तो यही है। नेक्स्ट एक उत्तल लेंस द्वारा किसी समतल तरंगागर का अपवर्तन के पश्चात प्राप्त तरंगागर का चित्र में निरूपित कीजिए। तो ये आपका चित्र हो जाएगा कुछ, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु द्वारा बोर मॉडल के द्वितीय अभिग्रहित को लिखिए, ठीक है। इसमें राइट द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा लिखिए। तो ये 1m हो जाएगा आपका 12 कार्बन एटम ऑफ का मास, ठीक है, का द्रव्यमान अपॉन में 12। तो ये आप याद रखना। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, आपका जो दृष्टकारी होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, उसका डायग्राम बनाना था। तो ये आपका कुछ डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहीं पे इसको एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। अगर आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन डी को भी कंप्लीट कराना हो तो आप कमेंट में एक बार बता देना, बाकी अपन उसको कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।